Good morning to one and all. I am Prem Kaur Patle. My dear students, today I am here along with fourth part of the three orders. This is the last session of this chapter, and in this session we will see about the crisis of 14th century as well as political changes. My dear students, by the early 14th century, Europe's economic expansion slowed down. Why? Because there are some factors behind this. In 14th century, again bitterly, cold summer started which reduced the season for growing crops a month. बच्चों, ये जो तेज ठंडी ने ग्रीष्म ऋतु की जगह ग्रीष्म ऋतु ने अब स्थान ले लिया था, और इसकी वजह से जो पैदावार थी, खेतों में होने वाली पैदावार, उसके जो मौसम थे वो काफ़ी छोटे होने लगे और ऊंची भूमि पर फसल उगाना अब कठिन हो गया था। ठीक है, तो ये एक कॉज इससे रिलेटेड। नंबर टू, मैनी स्टॉर्म्स एंड ओशियनिक फ्लडिंग डिस्ट्रॉयड मैनी फार्म लैंड्स दैट रिड्यूस द इनकम ऑफ टैक्स फॉर गवर्नमेंट। अब इस समय बहुत सारी तूफान और सागरी बाढ़ें आने लगी, जिससे जहाँ खेती होती थी, फार्म प्रतिष्ठान थे, वो नष्ट हो गए। अब जिनके माध्यम से सरकार को टैक्स मिलता था, और सरकार की जो टैक्स है वो कलेक्शन कम हो गया, इनकम कम हो गई। एंड द रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कॉज द शॉर्टेज ऑफ फूड। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कमी आने लगी तो फूड की शॉर्टेज बढ़ने लगी। तो इससे क्या स्थिति निर्मित होने लगी? सो सीवियर फेमाइन हिट यूरोप बिटवीन 1315 एंड 1317 विद मैसिव कैटल डेथ। अब 1315 और 17 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़ने लगा, क्योंकि जनसंख्या में तो ग्रोथ हो रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था, पास्चर लैंड की कमी होने लगी। अब पास्चर लैंड, दरअसल फॉरेस्ट और पास्चर जो लैंड थे वो अब एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट होने लगे, जिससे और वहाँ पर 3 टाइम्स जो है वो प्रोडक्शन किया जाने लगा। तो इससे जो लैंड कंजर्वेशन है वो भी नहीं, उसको भी बैलेंस नहीं किया जा सका, और इस वजह से पास्चर लैंड में कमी आने लगी। अब जब पास्चर लैंड में कमी आने लगी तो जो कैटल्स थी उनकी डेथ में काफ़ी तेज़ी आने लगी। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ भी होने लगी। अब जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे उन रिसोर्सेज वो भी कम पड़ने लगे, और उसका सबसे बड़ा कॉज हुआ फेमाइन, जो अकाल की तौर पर सामने आया। और बेटा 1315 से 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े, जिसमें कई सारे अनगिनत पशुओं की मौत हो जाती है। Another one was related to the trade, also hit by a severe shortage. Okay, severe shortage of metal money because the shortfall of the output in silver mines in Austria and Serbia. बच्चों, जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया की जो चांदी की खानें थी, वहाँ से उन चांदी का उत्पादन में कमी आने लगी, जिसकी वजह से जो धातु मुद्रा थी उसमें भी भारी कमी आने लगी, और जिससे ट्रेड यानी व्यापार प्रभावित हुआ। ठीक। एंड देन इन 1347 to 50 एपिडेमिक ब्लैक डेथ बबोनिक प्लेग स्प्रेड। बच्चों, 1347 और 50 के बीच में महामारी जो थी बबोनिक प्लेग, वो उसने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। एक अनुमान के हिसाब से आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का लगभग 20% भाग इसमें खत्म हो गया, और जबकि कहीं कहीं कुछ स्थानों पर मरने वालों की जो संख्या थी, वहाँ की पॉपुलेशन की 40% तक उनकी डेथ हो गई थी। तो ये 3 कॉजेस थे जो हमने आपको बतलाने की कोशिश किया। नंबर 1 दैट वाज रिलेटेड टू दी storms and oceanic flood. Number 2, reduction in agricultural production and trade also. Okay, ट्रेड जो सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी, इसकी वजह से ट्रेड उनका काफ़ी अफेक्ट हुआ। और नंबर 3 है ब्लैक डेथ बपोनिक प्लेग स्प्रेड आउट। ओके, तो ये जो महामारी थी, इस महामारी की वजह से भी ये जो 14th सेंचुरी में यूरोप में क्राइसिस देखने को मिले थे। ये इसी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन बच्चों जो आपकी बुक में दी हुई है, इसको आप बहुत अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, प्लेग जो था वो जो वहाँ के शिशु थे, युवा थे, बुजुर्गों, उनको सबसे अधिक प्रभावित करता था। और इस प्लेग के पश्चात 1360 और 70 में जो प्लेग की
अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730 लाख से घट करके 1400 में 450 लाख तक हो गई थी। तो इतनी बड़ी आबादी इस प्लेग की वजह से चली गई थी। और इस विनाश लीला के साथ ना, दिस कैटास्ट्रोफ कंबाइंड दिस विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक जो सामाजिक विस्थापन हुआ, जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आ गई थी। अब वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी और प्रोडक्शन के बीच में काफ़ी असंतुलन पैदा हो गया, क्योंकि काम करने वाले लोग नहीं बचे थे, ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, अब जब पॉपुलेशन में कमी आने लगी तो जो प्रोडक्शन भी होता था तो उसको खरीदने वाले खरीदारों की कमी आने लगी। उसके कारण जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनके जो वैल्यूज़ थी, उनकी प्राइसेस उसमें कमी आने लगी, क्योंकि जनसंख्या कम है ना। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मज़दूरों और विशेषकर कृषि मज़दूरों की भारी मांग के कारण मजदूरी की दरों में 250% तक की ग्रोथ हो गई। पॉपुलेशन, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन ख़त्म हो चुका था, वर्कर ग्रुप जो था वो ख़त्म हो चुका था लगभग। तो जो मज़दूर बचे थे वो अपनी मजदूरी का लगभग 250% अधिक डिमांड करने लगे थे, और बचा हुआ श्रमिक बल जो था अब अपनी पुरानी दरों से दोगुने की मांग कर सकता था, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। इस वजह से उन्होंने अपना डिमांड को आगे बढ़ाकर रखा हुआ था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर अबाउट द पॉलिटिकल चेंजेस which occurred between the 15th and 16th century. My dear students, development in the political sphere was parallel to the social process. ठीक है, जो राजनीतिक हलकों में जो विकास होता है वो सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ होते रहे। In the 15th and 16th century, emergence of Trump's ruler in Europe was stimulated by the social changes in 13th and 14th century as a feudal system weakened. बच्चों, जो 15वीं और 16वीं सदियों के जो यूरोपीय शासक ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी भरसक प्रयास किए, यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए जो शक्तिशाली राज्य थे उस समय होने वाले आर्थिक बदलाव के समान ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, बोथ द पावरफुल न्यू स्टेट्स एंड द इकोनॉमिक चेंजेस दैट वर ऑकरिंग वर सिग्निफिकेंट फॉर यूरोप, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण थे। एंड दिस हिस्टोरियंस कॉल्ड दिस किंग्स द न्यू मोनार्क्स, the kings like Louis XI in France, Maximilian in Austria, Henry VII in England and Isabel and Ferdinand in Spain were absolute monarch. बच्चों, मैंने जो नाम लिए ये सारे के सारे निरंकुश शासक थे जिन्होंने अपनी संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही, एक राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया था। दे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग standing armies, a permanent bureaucracy and a national taxation process, and in Spain and France began to play a role in European expansion overseas. स्पेन और पुर्तगाल ने तो यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत भी कर दी थी। ठीक है, एक्सपीडिशन टास्क को उन्होंने परफॉर्म किया था। आप आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 8 में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक, The most important reason for the triumph of these monarchies was to social changes which had taken place in the 12th and 13th century. बच्चों, जो 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला जो सामाजिक बदलाव था, परिवर्तन था, इन राजतंत्रों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ठीक, the monarchs dispensed with the system of feudal levies for their armies and initiated professionally trained infantry equipped with gun and seized artillery directly under their control. The resistance of the nobility collapsed in the face of the military efficiency of the kings. बच्चों, जागीरदारी जो वैसलेज सिस्टम था, लॉर्डशिप थी, सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और जनसामान्य जनों को अपने नियंत्रण में बढ़ाने का पहला मौका दिया। ठीक, इन सामंतों ने, शासकों ने, रूलर्स डिस्पेंडेड विद द सिस्टम ऑफ फेडरल लेविस, मैंने जैसे आपको बतलाया कि शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उनके स्थान पर अब क्या किया जाने लगा, बंदूकों और बड़ी तोपों से सज्जित प्रशिक्षित सेना, प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री को तैयार किया गया।
ठीक। और उसके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई गई जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। और अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया था। अब राजा के पास शक्तिशाली सेना आ चुकी थी, तो अब जो अभिजात वर्ग था वो उसका विरोध नहीं कर सकता था। द रेजिस्टेंस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी क्रम्बल्ड इन द फेस ऑफ द फायर पावर ऑफ द किंग। तो इस तरह से राजनीतिक परिवर्तन देखे जाने लगे। अब जागीरदारी और सामंतशाही जो प्रथा थी, ठीक है, वो जो सामंती प्रथा का उसका विलयन हो गया। आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और जन सामान्य लोगों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। अब राजा जो था वो पावर में आना शुरू कर रहा था। बेटा इसके अलावा अगर हम बात करें तो टैक्सेस की बात करें, बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस मोनार्क्स गॉट इनफ रेवेन्यू टू सपोर्ट लार्जर आर्मीज एंड दस डिफेंडेड एंड एक्सपेंडेड देयर फ्रंटियर्स एंड ओवरकेम इंटरनल रेजिस्टेंस टू रॉयल अथॉरिटी। करों को बढ़ाने से शासक के पास अब पर्याप्त राजस्व आने लगा। अब उसके आधार पर उसने बड़ी बड़ी सेनाओं को अपने पास रखा, सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, सीमाओं का विस्तार करने के लिए, राजसत्ता के प्रति होने वाले जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको दबा करके रखा जा सकता था, क्योंकि अब उसके पास टैक्स या रेवेन्यू जो था वो आना शुरू हो चुका था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जो सेंट्रलाइजेशन, हाँ सेंट्रलाइजेशन की बात करें, सेंट्रलाइजेशन डिड नॉट ऑकर विदाउट रेजिस्टेंस फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी। केंद्रीकरण का अभिजात वर्ग ने विरोध नहीं किया, ऐसा मतलब नहीं था, मतलब किया। अभिजात वर्ग ने केंद्रीकरण का विरोध किया। राजसत्ता के विरुद्ध हुए विद्रोह का एक समान मुद्दा टैक्सेशन प्रोसेस था। ओके, अ कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ अपोजिशन टू मोनार्कीज वाज द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन। उसका का एक ही कारण था, टैक्सेशन, कराधान। बच्चों इसके अलावा इंग्लैंड में कई विद्रोह हुए 1497 में, 1536, 1547, 1549, 1553 में, लेकिन उन सब को दबा दिया गया था, सभी को उसका दमन कर दिया गया था। फ्रांस में, इन फ्रांस लुइस XI had to wage a long struggle against dukes and princes. Lesser nobles, often member of local assemblies, resisted this royal usurpation of their power. The religious war in France in the 16th century were in part of contest between royal privileges and regional liberties. बच्चों फ्रांस में जो लुई 11 था को ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। जो अवर कोटि के अभिजात थे और वहाँ के जो स्थानीय सभाओं के जो सदस्य थे ने भी अपनी शक्ति की ज़बरदस्ती हड़पे जाने का विरोध किया था। ठीक, और 16th सेंचुरी में फ्रांस में होने वाला जो धर्म युद्ध था कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे। रिलीजियस वार जो था बेटा वो किस के बीच था? रॉयल प्रिविलेजेस एंड रीजनल लिबर्टीज़ के बीच में थे। तो इस तरह से अगर हम बात करें, द नोबिलिटी मैनेज्ड अ टैक्टिकल शिफ्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर देयर सर्वाइवल। ओके, अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब यहाँ पर काम करना शुरू किया। देखा कि जिस तरह से शासक है वो उसके पास सारे पावर्स आ रहे हैं। उसके पहले तो उसने टैक्सेशन पे भी कंट्रोल ला लिया। टैक्सेशन के पहले उसने अपने लिए एक परमानेंट जो है एक आर्मी को स्टेब्लिश किया, और इस तरह से उसने कई सारे जो विद्रोह होते थे उसको दबाने का काम शुरू किया। अपनी टेरिटरी को सिक्योर करने का काम किया, उसके टेरिटरी के एक्सपेंशन के लिए काम किया। ठीक, अब देखा गया नोबिलिटीज़ ने, तो नोबिलिटीज़ ने अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए टैक्टफुल काम किया, चतुराईपूर्ण कार्य किया। जो नई शासन व्यवस्था थी, जो नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर अब उन्होंने जल्द ही क्या किया कि अपने को राजभक्त में बदल लिया। फ्रॉम बीइंग ओपोनेंट्स टू अ न्यू रेजिम्स they quickly transformed themselves into loyalists. Okay, and it is for this reason that royal absolutism has been called a modified form of feudalism. बच्चों इसी कारण जो शाही निरंकुशता थी उसको सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता है। ठीक है, शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता है। वास्तव में जैसे लॉर्ड जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा के शासक थे, राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए रहे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तुरंत बदल लिया। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान दिए गए,
परंतु नई शासन व्यवस्था की कई महत्वपूर्ण तरीकों में वो अलग भी थी। ठीक, तो इस तरह से जो अभिजात वर्ग था उसने अपने आप को जल्द से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए काफ़ी चतुराईपूर्ण कार्य किया। उसने नई शासन व्यवस्था के अनुरूप अपने को ढाला। जो शाही निरंकुशता थी उसको परिष्कृत रूप माना जाता है सामंतवाद का। फिर जो सामंती प्रथा के में शासक थे वो राजनीतिक परिदृश्य में भी छाए रहे। प्रशासनिक सेवाओं में उन्हें परमानेंट पोजीशन दी गई, है ना। तो इस तरह से वे अपने आप को एक नई शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित कर पाए थे। द किंग वॉज नो लॉन्गर एट द apex of the pyramid where loyalty had been a matter of personal dependence and trust. He was now at the center of an elaborate courtier society and a network of patron-client relationship. बच्चों, अब शासक जो था इस पूरी व्यवस्था में पिरामिड के शिखर पर नहीं था, ठीक है, जहाँ राजभक्ति, विश्वास या आपसी निर्भरता पर टिकी थी। केवल शासक जो था वो राजभक्ति के विश्वास पर टिका था और अब वह व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। सभी राजतंत्र चाहे वो कितने भी कमज़ोर हो, शक्तिशाली हो, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे जिनके पास सत्ता होती थी। अब इसमें समर्थन के लिए धन के माध्यम से भी समर्थन दिया जा सकता था या उसे प्राप्त भी किया जा सकता था। इसलिए क्या हुआ कि जो धन था, धन गैर अभिजात वर्गों जैसे व्यापारी साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। राजा को धन दे करके राजा को धन उधार देते थे और इसका उपयोग सैनिकों, राजा होता था, सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे और शासकों के ने इस प्रकार राज्य व्यवस्था में गैर सामंत तत्वों के लिए स्थान बना दिया। अब मतलब जो अभिजात वर्ग को बिलोंग करने वाले लोग नहीं भी हैं, व्यापारी हैं, बैंकर्स हैं, तो वो राजा को पैसे दे करके उस दरबार में अपनी स्थिति या पोजीशन को पा सकते थे। तो बच्चों, इस तरह से फ्रांस और इंग्लैंड के बाद का इतिहास जो था, इन शक्ति संरचना, जो यहाँ का स्ट्रक्चर था, जो शेप था, वो पावर स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी उसमें परिवर्तन होते रहे थे। 1614 में बालक शासक लुई 13 के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसे स्टेट्स जनरल कहते थे, जिसमें आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लर्जी, नोबिलिटीज़ और जो अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, उनका एक अधिवेशन हुआ और इसके पश्चात 2 सदियों 1789 में इसे फिर नहीं बुलाया गया। तब तक नहीं बुलाया गया था क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे, है ना। अब जब ये बांटना नहीं चाहते थे तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में फिर पढ़ा ही है। इंग्लैंड में जो हुआ वो बहुत अलग था। वह नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी और ये आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हो गई। ठीक, ये एंग्लो सैक्सन लोगों की जो महान परिषद थी, है ना, ये ग्रेट काउंसिल थी, वो उसमें कन्वर्ट हो जाती, बेटा पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो जाती और उसे क्या कहा गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा गया। और जिसके जो सदस्य होते थे, लॉर्ड होते थे या पादरी थे, और हाउस ऑफ कॉमन्स होता था, जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते थे, वो हाउस ऑफ कॉमन्स को में शामिल होते थे। इसके अलावा जो चार्ल्स फर्स्ट की बात की जा रही, चार्ल्स प्रथम की ने राजा जो था, उसने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया था। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर उसने उसे बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि आज तक आपने, जब तक धन की आवश्यकता नहीं थी तब तक आपने बिना किसी को पूछे इस कार्य को करते रहे, तो ये एक विरोध में खड़ा हो गया था। बाद में उसे प्राणदंड देकर के गणतंत्र की स्थापना की गई, ठीक है, चार्ल्स प्रथम को। परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और राजतंत्र की पुनः स्थापना हो जाती है, और परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। इस तरह से हम इंग्लैंड और फ्रांस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के माध्यम से गेन कर पाए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।